हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। ओके। जिसको शॉर्ट में आप कहते हो ईएमआई। देखो बच्चे, ईएमआई है ना, क्या कहते हैं हम इसको? ईएमआई। वो वाला ईएमआई नहीं जो आप ईएमआई पे जो फ़ोन ऑन लेते हो ना, वो वाला ईएमआई नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये एक ऐसा हमारा फिनोमेना था, एक ऐसी थ्योरी थी, हिस्ट्री में दी गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से आज का हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी पूरा सिस्टम है ना, वो एकदम से गजब का एकदम चेंज हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे आप देखोगे आपके जो जनरेटर होते हैं, जो टरबाइन होती है, जो हमारी, जिसको आप डायनामो कहते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, तो जितने भी आप आज के मॉडर्न ज़माने में, है ना, आज मॉडर्न प्रेजेंट टाइम में जो भी आप ये चीज़ें देख रहे हो ना, सब इसी का देन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जैक्टली इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो इसके पहले हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जिस तरीके से हमारी चार्जेस अगर मूव कर रही है, तो उन चार्जेस के मूव करने से क्या होता था, हमें पता है कि उन चार्जेस के मूव करने की वजह से वो जो चार्जेस है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। इतनी बात हमें पता चली, है ना। अच्छा, अब देखो क्या हुआ कि अब जो लोग हैं ना, वो इसी को रिवर्स करके देखना चाहते थे। ठीक है, वो ये देखना चाहते थे क्या इसका अपोजिट भी हो सकता है, मतलब कि हम ये कहें कि क्या अगर हम मैग्नेट को अगर हम मूव कराएंगे, समझ रहे हो, मैग्नेट को अगर हम मूव कराएंगे तो क्या उसके थ्रू हमारी करंट प्रोड्यूस होगी। तो यही फिनोमेना जो है, यही कॉन्सेप्ट लाया गया, है ना। मतलब जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट निकला, ये निकला कि ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी चार्जेस से के मूव करने की वजह से हमारी जो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट हो रही है, तो क्या हम उसका उल्टा भी तो कर सकते हैं कि अगर हम मैग्नेट को ही मूव कराएं, मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को ही मूव कराएं, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, एक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो यही फिनोमेना जो हमारे माइकल फेराडे और उनके साथ हेनरी, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, आप थोड़ा सा देखना, है ना। तो हमेशा जब भी साइंटिस्ट जो भी जिनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, हमेशा दोनों का नाम लिया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी आप एक ही का नाम ले लो। तो माइकल फेराडे और हेनरी ने एक एक थ्योरी दिया, है ना। उस थ्योरी की बेसिस पे उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है हम जो है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड कर सकते हैं। कैसे? जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी मैग्नेट को, जब किसी बार मैग्नेट को जब हम किसी क्वाइल के चारों तरफ जब हम उसको मूव कराएंगे, तो उस क्वाइल में, याद रखना, हम यहाँ पर क्वाइल की, उन्होंने 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 क्वाइल की बात करी, ठीक है ना, क्वाइल की बात करी कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी क्वाइल के की तरफ अगर मूव कराएंगे, तो उस क्वाइल में, है ना, इस बार मैग्नेट के मूव करने की वजह से क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो क्वाइल की बात करी। क्वाइल में तो समझ लो जैसे एक कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक वायर रख दिया, नहीं, वायर की बात नहीं करी उन्होंने कहा कि कंप्लीट हमारा जो है, उनका जो सर्किट है वो एक कंप्लीट होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए, है ना, क्लोज लूप कह लो। तो यही फिनोमेना, और इसी फिनोमेना को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि मैग्नेट के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बिना टच किए। समझ रहे हो, मतलब ये ऐसे केवल वायर, ऐसे जो है, ऐसे वायर का एक लूप जो है ऐसे बना करके रख दिया गया था, और इस मैग्नेट के थ्रू ये इसको टच भी नहीं किया, समझ रहे हो। तो इसके थ्रू क्या हुआ इसमें देखो, इस मैग्नेट के थ्रू क्या हुआ, इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो गई। तो दैट इज, हमने कहा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि एग्जैक्टली इंडक्शन का मतलब क्या होता है। ओके बच्चे, तो इंडक्शन के थ्रू, है ना। तो यहाँ से हमारी ये जो चैप्टर है वो मतलब एक मस्त सा चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है ना। अपने क्लास 10th में भी शायद ये इंडक्शन वाला ये जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा आपने, लेंज लॉ पढ़ा होगा। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा सा डीपली हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को। जब तक आप फ्लक्स को नहीं समझोगे तब तक आप ये चीज़ भूल ही जाओ कि आपको अच्छा ये भी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड किससे हैं, फ्लक्स से रिलेटेड है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, है ना। चलो, तो हेडिंग लगा लो सबसे पहले। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे। आपको वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही एकदम बारीकी से समझना है, ध्यान में रख करके, मतलब माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगा लो, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो जी, क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? बहुत ज़्यादा टेंशन वाली ये बात नहीं है कि सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या भला है। सिंपल, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, पासिंग थ्रू एनी सरफेस, और जो
फील्ड लाइन जो पास हो रही होगी वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब देखो थोड़ा सा लिखते हैं, क्या 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 बोला गया सिंपल से वर्ड्स में, अगर हम इसको समझाना चाहें आपको तो हम ये कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से क्या हो रही हो, पास हो रही हो। बट कंडीशन क्या है, पास तो हो रही हो, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, पासिंग थ्रू एनी सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारी फील्ड लाइन है वो पास हो रही है, भाई पास तो कैसे भी ऐसे 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 कैसे भी पास हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सरफेस हमारा कैसे होना चाहिए, उस परपेंडिकुलर, मतलब उस वो सॉरी हमारी वो जो सरफेस है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास जो है, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, कुछ इस तरीके से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया और हमने कहा कि हम इसमें जो है हमने कोई एक सरफेस रख दिया, मतलब हमने कोई एक सरफेस कह लो, हमने कोई एक लूप रख दिया, समझ रहे हो, हमने कोई एक लूप वायर की हमने लूप ढेर सारी बनाई और हमने उस लूप को मान लो इस तरीके से रख दिया, कुछ ऐसे रख दिया, समझना थोड़ा सा। ये हमारी कोई एक सरफेस है ना, मतलब ऐसे समझो कि हमारा ये कोई एक कागज है, पेपर है, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो देखो क्या हुआ, हमने कहा कि भाई देखो यहां से इस सरफेस से कितनी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 2। तो हमने कहा कि भाई हमारे इस समय हमारी जो फ्लक्स है ना, वो कितनी है, सॉरी कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है। अच्छा ठीक, तो फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, 2। क्यों हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स 2, क्यों हुआ, क्योंकि इसके थ्रू 2 जो है वो लाइन पास होकर गई। और हम यहाँ पे ये मान करके चल रहे हैं ना कि ये जो लाइन है वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर, दैट इज एन कैप। एन कैप का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिया हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एन कैप यानी कि ये जो लाइन है ये इस एन कैप के पैरेलल है, समझ रहे हो। चलो हमने कहा क्या हो कि अगर हम मान लो सरफेस, अगर मान लो अगर कुछ बड़ा ले ले, सरफेस एरिया मान लो कुछ हमने बड़ा ले लिया, समथिंग इस तरीके से, मान लो हमने कुछ सरफेस एरिया बड़ा ले लिया, समझ रहे हो, कुछ हमने बड़ा सा सरफेस एरिया बना दिया। देखो सरफेस एरिया हमने कुछ बड़ा सा ले लिया, ठीक है, ये मान लो इतना बड़ा हमने सरफेस एरिया ले लिया। तो देखो अब देखो कितनी फील्ड लाइन जा रही है, पास हो रही है इस सरफेस से, 1 2 3 4 5। तो हम कहेंगे इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितनी है, 5 है। बस यही है ना, यानी कि बेसिकली मैग्नेटिक, अब ये 5 का मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। आ रही बात समझ में। अच्छा यहाँ पर ये भी हमारी कंडीशन क्या है कि ये भी हमारा जो एरिया है ये इस मैग्नेटिक के लाइन के कैसे है, परपेंडिकुलर। मतलब देखो हमने कहा कि ये हमारी लाइन ऐसे जा रही है तो हमारा ये जो है, जो एरिया है वो कुछ ऐसा रखा हुआ होगा, समझ रहे हो। तो जितनी भी फील्ड लाइन इस सरफेस से होकर के गई, उन्हीं सारी फील्ड लाइंस को हमने क्या कह दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स कह दिया। तो इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए, यानी कि ईएमआई दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स समझना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब आपको समझ में आया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कुछ नहीं, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है ना, विच पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर, है ना भाई। अगर इस तरीके से है तो ऐसे, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अपने ऐसे एक अपने ऐसे मान लो एक सरफेस रख दिया और ऐसे ये ऐसे जा रहा है, नहीं। तो फिर आपकी ये यहाँ से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपको, फ्लक्स इज इक्वल आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर सरफेस एरिया ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, ऐसे नीचे की तरफ जाना चाहिए, समझ गए आगे बात। अगर मान लो सरफेस एरिया आपने ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर ऐसे मतलब ये आपकी फील्ड लाइन ऐसे जानी चाहिए। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे ख्याल से आपको मतलब समझ में आया। अब देखो अगर यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आई, सर आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक हमारी जो फ्लक्स हमें अगर समझ में आया, हमने कहा सर नंबर ऑफ हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जो कि सरफेस के थ्रू, किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही है। तो हमने कहा कि सर क्या हो, देखो अगर हमने कहा सर 2 है, तो मान लो हमने कहा सर अगर ये मान लो B है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कुछ होगी, कोई स्ट्रेंथ होगी। तो हमने कहा सर B है, मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल B है। तो हमने कहा सर जो हमारा फाई है वो देखो B पर डिपेंड कर रहा है। फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, B पर डिपेंड किया। अच्छा
पेपर तो डिपेंड क्या ही किया, फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमने भी एरिया क्या किया रहा था, थोड़ा थोड़ा सा हमने अपने सरफेस का एरिया थोड़ा सा छोटा रखा था। ये सरफेस का मतलब समझ रहे हो क्या? ये सरफेस का मतलब आपको वही है, लूप है ना, मतलब कोई एक कॉयल है जिसमें आपने बहुत सारे क्या करिए, अपने बहुत सारे वायर को थ्रेडिंग किया है ना, मतलब लपेटा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि अगर हम उस सरफेस का एरिया बढ़ाते हैं, तुम्हारी मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो भी क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी भी मिलती है। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है ना हमारा, वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चे? एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। दो बातें यहाँ से आपको समझ में आई। तो हम ये कह सकते हैं भाई क्या, कि ओवरऑल हमारा अगर सरफेस, अगर हमारा एरिया अगर ग्रेटर होगा, सरफेस एरिया अगर ग्रेटर होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ग्रेटर होगा। यही तो बात है, बात समझ रहे हो? मैग्नेटिक फ्लक्स भी ग्रेटर होगा। इट मीन्स हमने कहा कि सर हमारा जो फाई है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर? बी पर और ए पर, ठीक है, बी पर और ए पर। हमारे जो बुक में जो दिया है वो तो ऐसे कुछ कॉस थीटा, कुछ थीटा वीटा की बात कर रहा है। देखो थीटा वाला भी समझते हैं। पहले बताओ आप, इतनी बात पहले मेरे को बताओ, आपको ये बात समझ में आ गई है ना? तो हम थीटा वाला भी समझते हैं बड़ा ही आसानी से। देखो कुछ नहीं है, थीटा वाले में क्या करना है थीटा वाले में आपको देखो करना क्या है। आपने कहा सर अभी ये तो हमने ये देख लिया कि बी और ए पर डिपेंड कर रहा है। अब मान लो हमने कहा कि हमारी जो बी है ना, ये जो बी जा रही थी ना, वो मान लो किसी थीटा एंगल पर जा रही थी। तो बट तो सर आपने तो बताया है कि हम जो है वो परपेंडिकुलर लेते हैं, तो सही बात है। अब वहाँ पे परपेंडिकुलर तो रहा नहीं, तो एक मिनट रुको, बना करके देखने तो दो। ठीक है, बनाते हैं इसको, बना करके हम देखते हैं। तो हमने कहा कि क्या हो इफ, हमने एक कंडीशन दी क्या, कि इफ फील्ड लाइन दैट इज हमारी जो बी है ना, मेक एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ वो कैसा एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है ना? ओके, तो देखो कुछ ऐसे बना लिया जाए। मान लो हमने कहा कि हमारे पास ये एक प्लेन था, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन थी। अब हमने कहा कि नहीं नहीं, हमारी जो फील्ड लाइन है ना, मतलब पेपर ऐसे रखा हुआ था ना, अब हमने कहा नहीं नहीं, पेपर ऐसे रखा हुआ है, लेकिन जो फील्ड लाइन है वो ऐसे नहीं जा रही है, वो कुछ इस तरीके से जा रही है। आगे बात समझे, बताओ क्या समझ में आ रही है? वो कुछ इस तरीके से जा रही है। तो आपने तो बताया था सर, आप जो लेते हो वो तो सर परपेंडिकुलर लेते हो, बट देखो प्लेन, बात समझना, जो आपकी जो प्लेन है ना वो कुछ ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी प्लेन है, दैट इज एन कैप। देखो प्लेन कहने का मतलब क्या है, मैंने पेपर को कुछ ऐसे रखा है, ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन कुछ ऐसे एंगल, ऐसे कुछ एंगल बना करके आ रही है। तो देखो प्लेन अभी भी तो क्या है, ये वाला पोर्शन देखो, ये भी अभी तो इसी डायरेक्शन में है ना, ये एन, ठीक है, ये एन की डायरेक्शन ही तो है। अच्छा, तो आपने कहा सर अभी इसमें क्या करेंगे? देखो अब अगर ऐसा है, मान लो हमने कहा सर, मान लो अगर हम इस वाले बी को, अगर इस वाले फील्ड लाइन को अगर हम पकड़ लेते हैं, एक छोटे से जगह की अगर हम बात करें, एक छोटे से जगह की अगर हम बात करें, फिर हम बाद में सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो बात की बात है फिलहाल। तो हमने कहा सर अगर हम एक छोटे से, अगर हम मान लो अगर हम एरिया को अगर पकड़ लेते हैं, तो हमने कहा कि सर ये वाली हम फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें यहाँ, यानी कि इस वाले एरिया से वाला हमारा जो है वो फील्ड लाइन पास होकर के जा रहा है। तो देखो मान लो हमने कहा कि अभी ये जो है प्लेन, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी है, वो इससे एक मान लो थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ऐसा है बच्चे देखो, तो क्या हम इस बी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? मतलब हम इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो इस तरीके से जाएगा, बी साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट को क्या लेते हैं? बी साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या लेते हैं? बी कॉस थीटा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बी साइन थीटा बी कॉस थीटा का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, है ना? तो दो चीजें लेते हैं। अब देखो, तो अब मैंने आपको बताया क्या है, आपका जो डेफिनेशन है वो होता क्या है कि सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द, है ना, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर वाली कौन है? ये वाली है या ये वाली है? अब ऐसी बात है, ये वाली है। तो अब जो है इस केस में, है ना, आपने कहा कि इस केस में सर हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना, नॉर्मल कंपोनेंट वो क्या है? वो है बी कॉस थीटा। देखो ये हमारा वर्टिकल, ये हमारा मतलब ये इसको आप कह सकते हो क्या, वर्टिकल कंपोनेंट है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास ये प्लेन थी, ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो है ना, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा बी कॉस थीटा है। अच्छा ये क्या है सर? ये देखो इस पेपर के ऐसे है, मतलब पेपर देखो ऐसे है, खड़ी खड़ी, आपको ये पेपर दिख रहा है, ये आपको मान लो पेपर दिखा, तो ये जो बी साइन थीटा है ना, ये पेपर के ऐसे जा रही है,
बट हमने क्या बताया सर, पेपर कैसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, है ना। बट ये तो ऐसे जा रही है, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे देखो, जैसे वो आप देखिए हो, जैसे जैसे मतलब जैसे जब आप किसी आलू या टमाटर को काटते हो तो ऐसे काटते हो इस तरीके से, तो ये वैसे ही जा रही है ना, ऐसे ही, मतलब इसको ऐसे रगड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अब हम ये वाला कंपोनेंट तो लेंगे नहीं, हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे, तो उस केस में हम कहेंगे सर कि हमारा जो फाई होगा ना, वो ए पर डिपेंड तो करता ही करता है। अब साथ ही साथ अब यहाँ से अगर हम उसने अगर बी अगर कोई मतलब अगर उसने कोई अगर थीटा एंगल बनाया है, तो अब जो है वो केवल बी नहीं होगा, वो क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। आगे बात समझ में, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। सो देखो, अब जैसा कि आपको पता है, मान लो ए बी अगर कॉस थीटा, तो आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या, ए डॉट बी, याद आया। फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। बोलो, ए बी, भाई ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी। अच्छा, ए बी साइन थीटा का मतलब क्या होता है, तो ए क्रॉस बी, यही तो कहते थे। तो ये है क्या, ये कॉस थीटा है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे ए बी कॉस थीटा, दैट इज ए डॉट बी, है ना। तो ये आपकी ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी। बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है क्या, कि कितने नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारे इस सरफेस से पास होकर के जा रही है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो भी फैराडे ने आप लोगों को दिखाना चाहा, वो इसी के बेस्ड पर है, ठीक है। एक टाइम फैराडे का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया था, वो अभी बताएंगे क्यों मजाक उड़ाया गया था, है ना। देखो, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, अगर सर इतनी बात अगर समझ में आ गई है, तो चलो आप यहाँ से मेरे को जो है इसकी फाई की यूनिट बता करके दिखा दो। क्या हो जाएगी, देखो इसकी यूनिट हो जाएगी, तो आपने कहा सर यूनिट ऑफ फाई बता दो क्या हो जाएगा। तो देखो, आप फाई इक्वल टू क्या कह रहे हो, फाई इक्वल टू आप कह रहे हो बी इंटू ए, ठीक है। अब कितने बच्चों को बी की यूनिट याद है तो डायरेक्टली रख लो, नहीं याद है तो फिर देखो, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। बी की यूनिट हम देखो क्या रखते हैं, टेस्ला, है ना। और ए की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। अच्छा, टेस्ला को हम लोग और क्या कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बोलो, ये भी तो बोलते हैं टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, और इंटू मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिला आपको, वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वेबर होगी। आ रही बात में, चलो। अच्छा, अगर आप इसकी वेबर अगर आपने फाई अगर निकाल लिया है, तो क्या आप मेरे को इसका डायरेक्टली डायमेंशन वो डायमेंशन भी बता सकते हो कि इसका डायमेंशन क्या होगा। चलो देखिए कितने बच्चे करके बता पा रहे हो, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन चलो बताओ जल्दी से करके, वीडियो को पॉज करके जल्दी ट्राई करो। चलो कर लिया। देखो, हम सबसे बेसिक वाले मेथड से करते हैं, कई बच्चे ने बहुत ही शॉर्ट में कर लिया होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे देखो नहीं कर पाए, जिनको अब वेबर भी नहीं पता, जिनको जो है वो टेस्ला का भी, तो हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। आप स्किप कर लो, जिन बच्चों ने कर लिया आगे भगा दो। देखो, बी है ना, तो आप मेरे को बताओ, चलो बी की आपको यूनिट पता है, नहीं पता है, बी की भी यूनिट नहीं पता, तो बी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एफ अपॉन क्यू बी। आया, एफ इज इक्वल टू क्यू बी, हमारा फॉर्मूला था, जहां से आप क्यू की यूनिट आप गुलाम तो रखते नहीं हो, मतलब गुलाम की जगह आप क्या रखोगे, क्यू इज इक्वल टू क्या रखोगे, आई टी रखोगे, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ से जो बी की यूनिट है ना, वो क्या मिलेगी, वो आपको मिलेगी, क्या मिल जाएगी, आपको मिलेगी फोर्स की यूनिट आप क्या रखोगे, एम एल टी माइनस टू, ये तो होता है फोर्स की यूनिट, ठीक है। अपॉन 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 क्यू। अब देखो, क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, आई टी का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया एम्पियर, टी का मतलब हो गया टी ए टी, वी का मतलब होता है क्या, एल टी माइनस वन। तो बी की यूनिट आप ये ओवरऑल रखोगे, ठीक है। और इंटू ए, बात समझना, इंटू ए, है ना। तो इंटू ए, देखो आपने कहा सर फाइनली यहाँ से एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, ए का मतलब क्या, आपका एरिया है, अपॉन अपॉन में देखो आपने क्या, अपॉन में आपने क्या कहा, ये ए टी और एल टी माइनस वन। देखो बहुत ही आसान, कट गया सारा, देखो कौन सा कट गया। सबसे पहले तो आपके पास एम बचा, ओके, ये एल से ये वाला एल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और देखो ये टी टू दी पावर वन और टी टू दी पावर माइनस वन, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास, बचा एम एल स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस वन और टी टू दी पावर माइनस टू। ये आपका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, वेबर। मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें के बारे में बताया। अगर आपको डायरेक्टली अगर बी की अगर आपको डायमेंशन पता है तो रख दो,
इतना झंझट करने की जरूरत है। यहाँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं देख रहे हो, जो बच्चे आप थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो, तो ये सब मत करो, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से करके निकाल सकते हो। तो इतनी बात आ गई समझ में, है ना। तो यहाँ से देखो हम जल्दी से वन वेबर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कई बार पूछता है वन वेबर की डेफिनेशन बता दूँ। देखो हम यहाँ से वन वेबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमने कहा कि क्या हो अगर हम b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू भी क्या 1 यूनिट रख दें, तो उस केस में हमें जो फाई है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमने कहा भाई कि 1 वेबर, है ना, हमने कहा 1 वेबर हमारी मतलब ऐसी फ्लक्स है, मतलब एक ऐसी प्रोड्यूस्ड हुई फ्लक्स है। कब प्रोड्यूस्ड होगी, जब हमारा मैग्नेटिक जो हमारा जो फील्ड है ना, और हमारा जो एरिया है वो दोनों आपस में कैसे हो जाए, क्या करें, उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। तो हम देखो ये कहेंगे साफ साफ, ये क्या कहेंगे, हम ये कह देंगे सो 1 वेबर दैट इज WB, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं 1 वेबर इज द फ्लक्स। ठीक है, क्या है भाई वेबर का मतलब क्या, फ्लक्स इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म magnetic field, a uniform magnetic field of 1 Tesla, ठीक है, act normally over an area of 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर जब हमारी 1 टेस्ला का, है ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड जब एक्ट करेगा तो उस केस में हमें जो है 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। ये है कहानी 1 वेबर की। देखो जल्दी से कुछ हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं, हमने कहा सर केस नंबर 1 क्या हो सकता है, केस 1 क्या बन सकता है। हमने कहा कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड touching the surface tangentially, मतलब वो सरफेस को कैसे टच कर रहा हो, टेंजेंशियली टच कर रहा हो। मतलब टेंजेंशियली देखो कहने का मतलब समझ रहे हो, देखो ऐसा हमने कहा सपोज करो कि मेरे पास ये कोई एक शीट ऑफ पेपर थी, ठीक है। अब ये जो है ना कुछ ऐसे रखी गई है, मतलब देखो समथिंग कुछ ऐसे, हाँ ये भाई पेपर, ये देखो कुछ ऐसे रखा गया है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे ऐसे टच करते हुए जा रहा है। आप समझ रहे हो कैसे जा रहा है, ये टच करते हुए जा रहा है। तो देखो आपने कहा सर इस सरफेस का एरिया ऐसे है, समझ रहे हो, देखो मेरी बात समझो, थोड़ी सी मेरी बात समझो। आपने कहा ये जो हमारा सरफेस है ना, इस सरफेस का एरिया ऐसे है, आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जा रही है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बताओ, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो उस केस में हम सर ये कहेंगे कि इस केस में, है ना, हमने कहा कि ये हमारी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड थी जो इसको टच करके ऐसे जा रही थी। तो इस केस में हमने कहा कि हमारा जो थीटा होगा ना वो कितना होगा, 90 डिग्री। बोलो ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। ये सरफेस से कितने, मतलब ये जो हमारा जो एरिया वेक्टर है ना, ये इससे कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। मैंने आपको डेमो दिखाया, ये मान लो सेम है, हाँ ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये जैसे आपने कहा सर ये मेरा सरफेस है ना, तो सरफेस दैट इज ये आपके अलॉन्ग है, आपकी तरफ है ना, ये हमारी हमें पता है कि सरफेस हमारा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस केस में हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 90। तो हम ये कहेंगे फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0। देख लो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू सॉरी फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या रखोगे, 90 का मतलब क्या, 0 का मतलब क्या, ओवरऑल 0। पहली चीज। दूसरी चीज जैसा कि आपको पता ही है, दूसरा केस क्या हो सकता है, कुछ नहीं, आपने कहा कि हमारी जब मैग्नेटिक जो फील्ड है वो नॉर्मली है सरफेस की, तो सरफेस के नॉर्मली है, मीन्स हमने कहा सर ये हमारा सरफेस था, ठीक है, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, मतलब कुछ ऐसे, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बचे तो हमारी उसी डायरेक्शन में हमारी नॉर्मल भी तो है एरिया का, तो अब उनके और इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बना, 0। इट मीन हमने ये कहा कि सर इस केस में हमें जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। और अगर 0 डिग्री मिला तो हमें जो फाई है वो फाई इज इक्वल टू होता है क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा, जो भी आप कह रहे हो। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, कॉस थीटा की वैल्यू मतलब 1, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी इंटू ए, है ना, दैट इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स।
जब 90 डिग्री पर हो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हमें थीटा कहाँ रखा गया हो, मतलब जब थीटा कैसा बना रहा हो, 90 डिग्री बना रहा हो। आ रही बात समझ में? देखो बच्चे, एक जल्दी से फिनोमेना समझ लेते हैं जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, है ना। तो ये वही है भाई, माइकल फैराडे, है ना, 1831 में, और जोसेफ हेनरी, हेनरी जिसको आप शॉर्टली हेनरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो उन्होंने एक फिनोमेना बताया, एक थ्योरी दिया। क्या कहा उन्होंने कि प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड का मतलब आपको पता है कि भाई कोई भी जैसे आपको मोटिवेट करे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया कि कोई भी आपको मोटिवेट करे, दैट इज, है ना, मोटिवेशन, ठीक है। तो मतलब बगल में कुछ हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से ये जो कोई इसके बगल जो भी पड़ोसी वड़ोसी है, ये क्या चाहिए, मतलब इनके अंदर वो इंस्पिरेशन आ जाए, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या हो जाएगा, करंट का प्रोडक्शन होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये वर्ड याद रख लो, ये वर्ड याद रख लो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझा, बट यहाँ पे होना क्या चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा दूसरे वाले में, ठीक है ना। लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्लोज सर्किट। सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपके पास कोई एक वायर है, तो वायर से ऐसे एक खुली वायर मत लो, इस वायर को ऐसे क्लोज कर दो, ठीक है। तो इस क्लोज सर्किट में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा, है ना, ठीक है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से इस क्लोज सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस होगा, और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा बेस है ना। मतलब माइकल फैराडे और जो हेनरी है, उन्होंने इसी के बारे में बताया। अब ये क्या है एग्जैक्टली, ये वर्क कैसे करता है, तो हम ये देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बहुत ही आसान है, ठीक है। उन्होंने वो क्या बताना चाहते थे एग्जैक्टली, वो क्या दिखाना चाहते थे, वो कि आखिर ये चीज़ वर्क कैसे करती है, ठीक है ना। हम किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके हम करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम ये देखना, अब मतलब हम ये एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना, बहुत ही देखो आसान है। और यहाँ, हाँ, यहीं पर एक बात यहाँ पर ये आती है कि जब वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को, जो भी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट जो देखने वाले हैं ना, जब वो एक्सपेरिमेंट को लोगों के सामने, है ना, फर्स्ट टाइम जब वो लोगों के सामने जबकि दिखा रहे थे कि देखो ये कैसे वर्क करेगा, तो वो छोटे छोटे मैग्नेट को लिए हुए थे। एक छोटा सा बार मैग्नेट उन्होंने लिया हुआ था, एक छोटा सा उन्होंने एक क्वाइल बनाया हुआ था, उस क्वाइल में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था, वो सारी चीज़ें भी बताते हैं। तो जब लोगों ने देखा ना, तो अब देखो एनसीईआरटी में एक बढ़िया सा लाइन है ना, उन लोगों ने पूछा कि व्हाट इज द यूज, मतलब उन्होंने ये कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इट, भाई इसका यूज क्या है, भाई हमें ये जो आप जो दिखा रहे हो, तो ये तो दिखा तो रहे हो, ठीक है, ये छोटे छोटे लेवल पर आप दिखा रहे हो, समझ रहे हो, 1800 लगभग 1831 की बात है, समझ रहे हो ना। तो लोगों ने कहा कि भाई इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज द यूज़ ऑफ इट। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, मतलब देखो वो उनकी सोचने की जो मतलब कैपेसिटी थी वो इतनी ज़्यादा थी, मतलब वो देखो क्या सोच करके जवाब दी। उन्होंने ये कहा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यू बोर्न बेबी, कि मतलब अगर एक अगर नया बच्चा, एक जस्ट अभी जो बच्चा जो जस्ट अभी जो पैदा हुआ, उसका यूज़ क्या है, समझ रहे हो। उनके पीछे का इसके ये इस टाइप के आंसर देने का उनके पीछे की थिंकिंग सोचो कि वो कितने ज़्यादा बड़े लेवल पर सोच रहे थे, है ना, जिसकी बेसिस पर आज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो डैम से जो पानी गिरता है नीचे, ठीक है, या फिर जो ट्रांसफार्मर जिस बेसिस पे वर्क करता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ वो समझ करके बोले थे, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब हम इनके देखने वाले हैं कि वो लोगों को क्या दिखाना चाहते थे, वो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लोगों को क्या दिखाना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे कि भाई देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। क्लियर है, तो हेडिंग लगा लो, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, चलो लगा लिया। देखो देखो बच्चे, तो उन्होंने अपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, ईएमआई को समझाने के लिए लोगों को उन्होंने बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट किए। कितने एक्सपेरिमेंट किए, 3 एक्सपेरिमेंट किए, है ना। हम तीनों एक्सपेरिमेंट को बारी बारी से समझेंगे, एनसीईआरटी में हम तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पहले ये क्यों किया, तो आपको सिंपल सा रीजन पता है, अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमआई को समझाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फैराडेज ने और हेनरी ने, है ना। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर बात करते हैं फर्स्ट की, ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। अब ये शायद क्लास 10th में भी पढ़े होगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था भाई, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 याद है। देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये कहा, उन्होंने ईएमएफ इंड्यूस्ड किया। तो अब अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो तो मतलब करंट इंड्यूस्ड हो, तो देखो कैसे उन्होंने ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे किया। उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहला एक्सपेरिमेंट जो था, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद स्टेशनरी, याद आया क्लास 10th, स्टेशनरी कॉयल एंड
मूविंग मैग्नेट, ठीक है, समझ रहे हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी क्वाइल, क्वाइल कैसी होनी चाहिए, स्टेशनरी, और मैग्नेट क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए। मतलब याद है आपको वो वाला, देखो जो आप ये कहते थे कि मान लो मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक क्वाइल है, सपोज करो कि मान लो मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक क्वाइल है, ठीक है ना, जिस तरीके से, और हमने क्या किया है, देखो ये क्वाइल क्लोज सर्किट में होना चाहिए, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ओके। तो अब क्या हुआ, हमें इस क्वाइल को क्या करना है, स्टेशनरी, हमें इस क्वाइल को क्या करना है, मतलब ये एक क्वाइल है, हमें इस क्वाइल को क्या रखना है, स्टेशनरी रखना है। और अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं ना, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, कैसी मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, और हम इस बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इसकी नॉर्थ पोल है, ये इसकी साउथ पोल होगी। तो सबसे पहले हमने ये किया कि इसके इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है ना, हम इसकी तरफ ला रहे हैं। भाई देखो ये क्या होगा, भाई इसके रेज होंगे, मतलब सॉरी मैग्नेटिक जो है वो फील्ड होगा, ऐसे निकल करके जा रहा होगा, समझ रहे हो, इस तरीके से ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो देखो, तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैं ये फील्ड लाइंस इस सरफेस से अगर होकर के जा रही होगी, फील्ड लाइंस अगर इस सरफेस से होकर के जा रही होगी, तो हम इसी फील्ड लाइन को क्या कह दिया, हमने फ्लक्स कह दिया, बस समझना। तो अब देखो जैसे जैसे ये आगे की तरफ आ रहा होगा, मेरी बात समझना थोड़ा सा, हमने कहा कि हमारी ये जो मैग्नेट है ये अभी इस तरफ मूव कर रही है, और v वेलोसिटी के साथ, है ना, स्पीड अभी इस मैग्नेट की कितनी है, मान लो हमने कहा कि सर v स्पीड से ये जो हमारी जो मैग मूव करा रहे हैं, बात समझना, मूव करा रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे मूव होगा तो वैसे वैसे इसके फ्लक्स देखो क्या होंगे, चेंज होंगी, बताओ मेरी बात समझो, फ्लक्स चेंज होंगे। मान लो एक ऐसे गया होगा, एक ऐसे क्या होगा, तो अब जब ये आगे बढ़ेगा तो अब ये वाला भी क्या होगा, इस वाले को कट करेगा। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा इसकी तरफ, वैसे वैसे इसका जो फ्लक्स है ना वो बढ़ेगा। दैट इज, मैंने आपको बताया था कि चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स में क्या हुआ, चेंज हुआ, फ्लक्स में क्या हुआ, चेंज हुआ। देखो ये देखा गया, फिर ये देखा गया कि ऐसा जब हुआ, ठीक है ना। अब ये सारे ये जो लाइन्स है, ये तो हम तो देख तो है नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, है ना, कि ऐसी लाइन जाती है। तो क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में जो है ना एक डिफ्लेक्शन हुआ इधर की तरफ। यहाँ पे उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया था, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो आपका जो गैल्वेनोमीटर है इसमें एक डिफ्लेक्शन हुआ, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है करंट देखो कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है करंट, आ रही बात समझ में, करंट जो है ऐसे चल रही है, ऐसे इस तरफ से, है ना। मतलब कि डिफ्लेक्शन किधर की तरफ हुआ, राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो आपने कहा कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बार इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन राइट साइड। कैसे साइड में डिफ्लेक्ट किया, राइट साइड में डिफ्लेक्ट किया, मतलब डिफ्लेक्ट हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है, ये किस साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, किस साइड में नहीं हुआ, लेकिन हम ये बात भी सीखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफ्लेक्शन आया, और डिफ्लेक्शन आया इसका मतलब है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन आया। भाई गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, करंट का डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन, है ना। तो ये यहाँ पे देखो कैसे, ये तो अब हमने इसमें कुछ कनेक्शन तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो है वो करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो दैट इज इंडक्शन की वजह से। तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है बात, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारा ये जो कॉइल है वो कैसा होना चाहिए, देखो क्लोज होना चाहिए, क्लोज। ऐसे आपने कहा सर मैं क्या होगा अगर हम यहाँ पे एक वायर रख दे, नहीं वायर रख दोगे तो फिर नहीं होगा, एक सर्किट बनी चाहिए, एक क्लोज सर्किट बनी चाहिए। तो पहला एक्सपेरिमेंट उनका यही था, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट का ये फर्स्ट पार्ट था, पहले एक्सपेरिमेंट का बात समझना, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसको लिख लिया जाए, सेम वही चीज है क्या, कि व्हेन, पहला पार्ट क्या है कि व्हेन एन पोल, ठीक है, ऑफ पोल, पूरा लिख लेते हैं, एन पोल ऑफ बार मैग्नेट, एन पोल ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल। अगर ये कॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो क्या हुआ, द गैल्वेनोमीटर, ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, द गैल्वेनोमीटर shows a deflection towards right। कैसे दिखा डिफ्लेक्शन, कैसे दिखा, राइट साइड में दिखा, ठीक है, आरी बात समझ में। अब फिर लेंज आए, लेंज जो है वो लगभग 2 साल बाद आए, उन्होंने फिर अब इसका फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन बताई,
लेंज, अभी हम लेंज लॉ भी तो पढ़ेंगे। तो लेंज ने क्या बताया, लेंज ने बताया करंट की डायरेक्शन। फैराडे ने क्या बताया कि फैराडे ने बताया कि भाई कितनी अमाउंट में जो है वो जो आपकी जो मैग्नेटिक मतलब जो है ना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितनी अमाउंट में क्रिएट हुई है ना, कितना अमाउंट जो है वो मतलब मैग्नीट्यूड उन्होंने बताया। बट लेंज ने क्या बताया, लेंज ने बताया डायरेक्शन। ठीक है ना, तो हम फिलहाल अभी हम लेंज की बात बाद में कर रहे हैं, अभी आप किसी बात की बात कर रहे हैं, अभी हम फैराडेज के एक्सपेरिमेंट की बात करें। तो ये पहली चीज हो गई ना। दूसरी चीज देखते हैं, देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट। अब ये क्या किया गया, देखो क्या किया गया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये देखो हमारे पास ये क्वाइल तो है, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास ये क्वाइल थी, ठीक है, ये क्वाइल थी और हमने यहाँ पे फिर से गैल्वेनोमीटर हमने ये रखा है ना। अब देखो क्या हुआ, अब क्या किया गया कि अभी जो मैग्नेट को हम इसके पास ला रहे थे, अब मैग्नेट को हम इससे दूर ले जाने लगे है ना। अब इसका जो नॉर्थ पोल है, ध्यान रखना, नॉर्थ पोल जो है वो दूर ले जाने लगे। तो मान लो हम कुछ ऐसे दूर ले गए, हम अब जो इसका जो नॉर्थ पोल है वो हम ऐसे दूर इधर की तरफ जा रहे हैं, समझना, नॉर्थ पोल अब हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं है ना, 20 हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अब इसके देखो बहुत सारे क्या होंगे, मान लो कि सेम अगर ऐसा होगा, मान लो कि जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, ये जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, तो मान लो कि अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, तो मान लो थोड़ा सा कुछ कम होगा, समझ रहे हो, मतलब इस तरीके से, ऐसे एग्जैक्टली होगा नहीं बट यहाँ पे समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से होगा, मतलब अब पहले केस में जो बहुत ज़्यादा था, फ्लक्स में चेंजेस होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा चेंजेस होता जा रहा था। देखो फ्लक्स में चेंजेस अब भी हो रहा है ना, लेकिन अब फ्लक्स कैसी हो रही है, अब फ्लक्स हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में हमने ये ऐसा देखा गया, ये देखो हम ऐसे ये ऐसे थ्योरेटिकली नहीं बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे प्रैक्टिकल करके देखी गई। तो ये देखा गया कि जब ये दूर जा रहा था तो जो हमारा जो करंट है ना, वो जो गैल्वेनोमीटर है वो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, करंट अगर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब है कि करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही है, बोलो कर रही है ना ऐसे फ्लो। ठीक है, इसी चीज को लिख दिया जाए तो उन्होंने क्या कहा, ये कहा उन्होंने कि व्हेन, दूसरा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का उन्होंने ये कहा, अभी देखो अभी भी हमारी ये क्या है, ये अभी हमारी स्टेबल कंडीशन है, मतलब ये कभी हम इसको मूव नहीं करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी इस मैग्नेट को मूव करा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव्ड, कैसे मूव्ड अवे फ्रॉम द क्वाइल, ठीक है, मूव्ड अवे फ्रॉम द क्वाइल, द galvanometer shows a deflection in opposite डायरेक्शन। मतलब ये मैग्नेट इधर जा रहा था तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो रहा था, आ रही बात समझ में, मैग्नेट इधर जा रहा है डायरेक्शन इधर की तरफ हो रहा है। तो ये उन्होंने दूसरा बताया। अच्छा, तीसरी कंडीशन उन्होंने ये लोगों के सामने रखा कि क्या हो अगर हम मैग्नेट को मूव ही ना कराएं, समझ रहे हो। अच्छा, मतलब देखो हाँ, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है। अच्छा, एक और कंडीशन ये भी हो सकती है कि अभी हम क्या करें, अभी हमने नॉर्थ वाले को लेकर के किया है, तो अब हम एक बार साउथ वाले को पास लेकर के जाएं और एक बार साउथ वाले को दूर लेकर के जाएं, तो सेम यही फिनोमिना होगा। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि जो करंट की डायरेक्शन वो अब इधर हो जाएगी। इस केस में ध्यान रखो, मेरी बात समझो, दिख रहा है आपको ये चीज दिख रहा है, जैसे आप कहो कि सर इसको अब हमें ऐसे पलट दिया, मैग्नेट को ऐसे पलट दिया, ठीक है, और हम इस साउथ पोल को भी इस तरफ ले जा रहे हैं। तो साउथ पोल को जब हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो अब ये जो डिफ्लेक्शन जो इस तरफ था ना वो अब इस तरफ हो जाएगा, जैसा देखा गया करके, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब साउथ पोल को जब दूर ले जाया गया, साउथ पोल को जब हम दूर ले जा रहे थे, इस साउथ पोल को ऐसे कर दिया, ऐसे समझो अब इधर आपकी साउथ है, इधर आपका नॉर्थ है, तो अब साउथ पोल को ऐसे जब दूर ले जा रहे हो इससे, तो ये देखा गया कि जो करंट है, ठीक है, वो अब जो है हमारी इस डायरेक्शन में, सॉरी हाँ, इस डायरेक्शन में, मतलब करंट हमारी क्या हो गई, अब इस डायरेक्शन में हो गई, है ना। तो ये देखा गया कि अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को क्या कर दें, सिंपल से ऐसे लैंग्वेज में समझो, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर दें, अपोजिट कर दें, मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम साउथ पोल को इस मैग्नेट की साउथ पोल को हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर की तरफ ला रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, है ना, दोनों कॉइल्स में, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी।
समझ ला, ऐसे समझ लो, बस केवल कुछ नहीं, बहुत आसान है, जस्ट अपोजिट होगी। साउथ इधर ला रहे हो तो अब ये इधर जाएगा, साउथ इधर दूर ले जा रहे हो तो ये अब इधर जाएगा। ठीक है, तो अब यही चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसमें लेंज लॉ में। लेंज ने एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। चलो फिलहाल ठीक है, तो थर्ड वाली केस है ना। अब देखो एक और केस यहां से बनता है क्या, देखो क्या केस बनता है, थर्ड वाला केस आप लिख लोगे, ठीक है, नोट्स देख लेना, उसमें से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो थर्ड केस देखो क्या देखा गया, फोर्थ केस की हम बात करें। फोर्थ केस में ये देखा गया क्या हो कि अब हमारे पास जो हमारा जो मैग्नेट है वो भी क्या हो, स्टैचू, मतलब वो भी क्या हो, कहीं मूव वूव नहीं कर रहा हो। मतलब हमने कहा सर ठीक है, मेरे पास ये एक क्वाइल था, ठीक है, इस क्वाइल के सामने हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट जो है बार मैग्नेट से ला करके रख दिया, और इसके तरफ हमारा भी एन पोल है, ये इधर साउथ पोल है। और अब हमारा ये जो V है ना वो जीरो है, मतलब V कभी भी मतलब कि क्या है, कहने का सीन क्या है कि अभी जो बार मैग्नेट है वो एक जगह स्टैचू है, ठीक है। तो अभी भी क्या हो रहा होगा, इससे बहुत सारी जो है वो इसकी मैग्नेटिक लाइन निकल रही होंगी, होंगी ना, मैग्नेट भाई डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है, ऐसे लाइन हमारी मैग्नेटिक लाइन तो जा रही, मतलब कि फ्लक्स अभी भी मिल रहा होगा। लेकिन अगर आपने इसे अगर फिक्स किया है तो क्या फ्लक्स में कोई चेंजेस हो रहा है। मान लो आपने कहा सर अभी एक सेकंड में जितना भी हमारा ये जो फ्लक्स था, दूसरे सेकंड बाद देखा गया तो भी फ्लक्स उतना ही है, क्या फ्लक्स में कोई चेंजेस आया, नहीं। तो अगर फ्लक्स में बच्चे अगर कोई चेंजेस नहीं आया तो हमारी जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये दिखाई, गैल्वेनोमीटर ये दिखाया क्या कि जो करंट है, मतलब इसमें करंट आया ही नहीं, मतलब गैल्वेनोमीटर जो है अपने वो जीरो मतलब पोजीशन पर है, ना तो लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट हुआ ना ही राइट साइड रिफ्लेक्ट हुआ, वो अपना जीरो पोजीशन शो कर रहा है। तो जीरो पोजीशन शो करने का मतलब हमने क्या, यहाँ से फैराडेज ने क्या रिजल्ट निकाला, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि इस केस में जब अगर हम मैग्नेट को अगर स्टैचू कर देते हैं ना, फिक्स कर देते हैं किसी एक पोजीशन पे, तो उस केस में इस कॉइल में कोई भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होती है। ये फैराडेज का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। क्लियर है, इतनी बात बताओ, आपको समझ में आई, कमेंट करके बताओ यहाँ से मेरे को समझ में आया है। आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ने से पहले सिंपल इतना समझ लो कि बेसिकली जो ये जो हमारी जो इंड्यूस्ड ये जो करंट प्रोड्यूस हुई, इस इंड्यूस्ड करंट के प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या रहा कि मैग्नेट है, मैग्नेट से क्या हो रही है, फ्लक्स जो मतलब लाइन है, जो फील्ड लाइन्स है वो इस कॉइल से होकर के जा रही है। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इस कॉइल से होकर के निकल रही है, तो उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, और उस ईएमएफ की वजह से हमारे कॉइल में जो है क्या हो रही है, जो एक करंट क्रिएट हो रही है। अब ये करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है कैसे, अगर हम इस कॉइल को, अगर हम इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो जो करंट है वो वीक होता जा रहा है, करंट वीक होता जा रहा है। और अगर हम अगर हम इस बार मैग्नेट को अगर नज़दीक लाते जा रहे हैं इस कॉइल के, तो हमारी जो करंट है वो और स्ट्रांग होती जा रही है ना, मतलब जादू हो गया, समझ लो, मतलब यहाँ मैग्नेट है भाई, ये यहाँ है, और इसके थ्रू इसमें क्या हो गया, एक क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। समझ रहे हो, लोग पहले ऐसे जादू दिखाते थे, हैं जादू देखो जादू। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया गया, जस्ट इसी को जस्ट अपोजिट किया गया, मतलब कि अब हमारी जो कॉइल है वो मूव कर रही है, और जो मैग्नेट है वो अपनी जगह फिक्स्ड है। आगे बात समझ में, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम क्या लिखने वाले हैं, चलो बच्चे देखो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। क्या था, उन्होंने ये कहा कि अब क्या हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन कैसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ अ स्टेशनरी मैग्नेट, हमने मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पे कर दिया है, एंड मूविंग कॉइल, और हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, है ना। हम ये थोड़ा सा केस देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा कि मेरे पास कोई एक मैग्नेट थी जो कि फिक्स थी, इधर इसकी नॉर्थ डायरेक्शन और इधर इसकी साउथ डायरेक्शन थी, है ना। अब देखो, और हमने कहा कि हमने इसके सामने जो है, अभी हमारी मैग्नेट क्या है, फिक्स है, ये मैग्नेट क्या है, हमारी फिक्स है, और हमने कहा कि हम इसके सामने जो है एक कॉइल ऐसे कुछ रख देते हैं, ठीक है, कॉइल कुछ ऐसे रख देते हैं,
यहाँ नहीं लगाते, यहाँ पे हम इसको, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चक्का लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी गैल्वेनोमीटर है। और देखो, और इसमें हम ऐसे एक जो है इसमें व्हील्स लगा देते हैं ना, ताकि ये ऐसे स्लाइड करे। मान लो अगर ये सरफेस है तो ऐसे ये स्लाइड करे, तो देखो क्या होगा, क्या होगा भाई, सेम वही चीज़। अब मान लो अगर हम इसको इधर की तरफ लाएंगे, ठीक है, इसको अगर हम इसके नज़दीक लाएंगे तो मान लो भाई ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है, तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइन होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। मान लो ये कैसे गया, ये कैसे गया होगा, ये कैसे गया होगा, ये कैसे गया होगा, ये कैसे गया होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो मान लो अभी ये इधर इधर की तरफ है, हैं। अब मान लो जैसे ये और नज़दीक आएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, और ये जैसे नज़दीक आएगा, ये कॉइल जब ऐसा नज़दीक आएगा, तो देखो इस कॉइल से होकर के और ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने का मतलब कि ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जो चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में और थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आ रही बात समझ। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल मैग्नेट को ही मूव करा करके क्या कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, है ना, करंट ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कॉइल को भी क्या कर सकते हैं, आगे पीछे मूव करा करके। देखो बेसिक सा, देखो फर्क समझो, बेसिक सा डिफरेंस समझो। हमें जो है फ्लक्स में चेंजेस लानी है, हमें क्या करनी है, हमें फ्लक्स में चेंजेस लानी है। तो फ्लक्स में चेंजेस आप चाहो तो इस कॉइल को मूव करा करके लाओ, या फिर आप इस मैग्नेट को मूव करा करके लाओ, बस फ्लक्स में चेंजेस आना चाहिए। अगर आपको करंट लेना है तो फ्लक्स में चेंज, हाँ, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ये मैग्नेट ऐसे पकड़ लिया और इधर मेरी कॉइल, हाँ चलो भैया करंट प्रोड्यूस हो, नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको मूव कराना पड़ेगा, मतलब एक रिलेटिव मोशन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है, देखो रिलेटिव मोशन का कहने का मतलब क्या है कि एक इधर जा रहा है, एक इधर, दैट इज ये रिलेटिव मोशन है, समझ रहे हो, एक इधर जा रहा है, एक इधर। अब ऐसा नहीं है, मान लो आपने कहा कि मान लो ये कॉइल जो है, ये कॉइल जो है, मान लो समझ लो ये कॉइल है ना, ये कॉइल जो है वो आपकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप इसको भगा रहे थे, और जो आपकी ये जो मैग्नेट है ना, ये भी आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे भगा रहे हो, तो बताओ कोई करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। तो एक बात याद रखना, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। अब आप इधर ला रहे हो, इधर ला रहे हो, तो क्या हो रहा है देखो, तो फिर एक रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, और इसी रिलेटिव मोशन की वजह से आपको जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, और ईएमएफ मिलेगा मतलब ईएमएफ का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसी ईएमएफ से की वजह से हमारी जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रही है। इतनी बात क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यही है, यही बोलता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। चलो तो इसी चीज़ को देखो हम लिख दें, यानी कि जो चीज़ ऑब्जर्व किया गया देख करके, है ना, इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के थ्रू हम उसी चीज़ को देखो क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या हुआ ओवरऑल यहाँ से, इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला, उन्होंने ये कहा, क्या कहा उन्होंने, देखो फास्टर द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन मीन्स दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि दोनों जो है सेम से एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, फिर कोई फिर करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। फास्टर द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कौन सा फ्लक्स चेंज, ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, जो कॉइल से क्या हो, लिंक्ड हो, मतलब हम इस कॉइल की बात कर रहे हैं, है ना, इससे लिंक्ड है। एंड तो क्या हुआ, क्या देखने को मिला, अगर ग्रेटर, अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर देखने को मिला, तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, और क्या बताते हैं हम यहां से, लार्जर इज द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, सेटअप इन द कॉइल। ओवरऑल ये कंक्लूजन, मतलब कि जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन है ना, फास्टर रिलेटिव मोशन होगा। तो फास्टर रिलेटिव मोशन कहने का मतलब है कि जो फ्लक्स में चेंजेस है ना, वो उसकी जो रेट है वो ज़्यादा है। अगर फ्लक्स में चेंज होने की जो रेट अगर ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है इस कॉइल
कि अंदर वो भी ज़्यादा हुआ, और अगर ज़्यादा मतलब हमें ओवरऑल जो है करंट जो है वो ज़्यादा मिली। कब? हमने जब रिलेटिव मोशन उनके बीच की ज़्यादा होगी, यही है बस ओवरऑल, ठीक है ना। देख बच्चे, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है ना, इस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो फेराडेज हैं उन्होंने कहा भाई, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन ही होगा तभी जो है हमारा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब सर ये क्या बात हो गई? अभी तो सर आप कह रहे थे कि नहीं नहीं जो है एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, फर्स्ट वाले में भी देखा, सेकेंड वाले में भी देखा, बट आप सर थर्ड वाले बता रहे हो। भाई हम नहीं बता रहे हैं, फेराडे ने बताया, ठीक है ना, ये उनकी खोज है, उन्होंने ही बताया। देखो हम बस एक्सप्लेन करें क्या बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, कि रिलेटिव मोशन से ही हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड जो है वो करंट मिलेगा, ठीक है, किसी दूसरे वाले कॉइल में इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सर कैसे, हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? देखो, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट का उन्होंने जो नाम दिया वो कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाय varying current in the neighboring, NEIGHBOURI, बड़ी लंबी स्पेलिंग लगती थी बचपन में ये नेबरिंग, हाँ जो है, ठीक है, नेबरिंग कॉइल, ओके, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वैरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, क्या है मतलब इसका? देखो सिंपल सा समझाते हैं इसका मतलब क्या है। फेराडेज ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो कि तुम यहाँ पर एक पहले कॉइल लो, क्या ले लो, एक कॉइल लो। तो कॉइल देखो हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा फील करना तब। समझ रहे हो, ये एक कॉइल ऐसे बन रही है, समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से, ठीक है, ये कॉइल है, समझ रहे हो, थोड़ा सा फील कर पा रहे हो, अच्छी बात है अगर फील कर पा रहे हो तो, है ना। एक और ले लिया जाए, ओके। क्या लग रहा है सर, ये कॉइल है? अरे हाँ, ये कॉइल नहीं लग रहा है, एक मिनट, क्या सर आपको कॉइल नहीं बनाने आ रहा है? देखो फिर से बनाते हैं। तो मैंने कहा सर ये मेरे पास एक है कॉइल, ठीक, और ठीक है, एक दूसरी कॉइल होगी, ठीक है, एक और ले लेते हैं, बस एक और, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारा एक कॉइल है, दिख रहा है ना, इस तरीके से हॉलो टाइप से कॉइल है। अब कह रहा है नेबरिंग कॉइल, तो भाई एक और नेबर, इसका एक और पड़ोसी होना चाहिए, है, ठीक है, तो एक और हम इसका पड़ोसी बना लेते हैं, एक और जो है वो कॉइल बना लेते हैं। समझना, थोड़ा सा फील करना, देखो आएगा, मजा आएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी कॉइल है, दिख रहा है ऐसे कुछ 3D शेप में, ऐसे इमेजिन करो, है ना, दिख रहा है, मतलब बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, चलो ये कॉइल है, हाँ ऐसे इस तरीके से, ठीक है, चलो। अब देखो हुआ क्या, ये इसका पड़ोसी, ये दोनों पास पास है, काफ़ी ऐसे कॉइल जो हैं वो पास पास में रखे गए हैं, है ना। क्या किया हमने मान लो इसको मान लिया, हमने इसको एक मान लिया सेकेंडरी कॉइल, S फॉर सेकेंडरी और P फॉर प्राइमरी। हमने कहा कि सर एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है, याद करो ट्रांसफार्मर में यही तो होता है, चलो ठीक है, नहीं जानते अभी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि हमने इस प्राइमरी वाले कॉइल को हमने किसी बैटरी से, है ना, मतलब इस कॉइल को हमने क्या किया, किसी एक बैटरी से क्या किया, अटैच कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दी, इसमें बैटरी लगा दी, और साथ ही साथ बैटरी के साथ हमने इसमें एक प्लग की भी लगा दिया, की लगा दिया है, ठीक है, की लगा दिया है, ठीक है, यूँ ऐसे मतलब इसको ऐसे दबाओ तो ये इस पे जा करके क्या होगा, ऐसे सट जाएगा, ठीक है, टपोक, ठीक। अब देखो, अब क्या हुआ कि इसमें जो है हमने करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, देखो थोड़ा सा पहले बात समझते हैं, थोड़ी सी ये चीज़ पहले लिख ली जाए, या लिख लोगे आप, पहले बताओ, ये चीज़ आप लिख लोगे, ठीक है, लिख लोगे, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से का नोट्स भी अपलोड कर दे। देखो
वो बात की बात है, फिलहाल यहाँ पे समझो ये क्या बताना चाहते थे। अच्छा, इस वाले कॉइल में क्या हुआ कि इस वाले कॉइल में हमने जो है एक गैल्वेनोमीटर हमने अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया भाई? एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। ठीक है, क्या इसमें हमने अटैच कर दिया? एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। अब देखो क्या हुआ, मान लो हमने यहाँ पे हमने इसका जो की है, ये जो हमारा जो की है ना, ये की है, हमने इसको प्रेस किया, ये ऐसे टुपो इस तरीके से हमने इसको मान लो प्रेस किया। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब देखो होगा क्या, अब जैसे ही, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब इसमें करंट फ्लो होने की वजह से, और समझना, इसमें करंट फ्लो होने की वजह से हमने मतलब कॉइल बहुत ज़्यादा कॉइलिंग बनाई है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होने की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये देखा गया कि इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आया। इसका ये जो ऐसे था ना, ये एक थोड़े से समय के लिए जैसे हमने इसको दबाया ना, तो ये देखा गया, दबाया ना, दबा करके ऐसे छोड़ा ना, तो ये देखा गया कि ऐसा ये तुरंत इसमें एक डिफ्लेक्शन आया। क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। मतलब देखो, जैसे इसमें हमने करंट फ्लो स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो हमारे ये जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में हमने जो गैल्वेनोमीटर लगाया था, तो इस सेकेंडरी कॉइल के इस गैल्वेनोमीटर में एक हमें डिफ्लेक्शन दिखा, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, अब मान लो अब दबा करके थोड़ी देर छोड़ दिया गया। ठीक है, दबा करके थोड़ी देर छोड़ दिया गया, तो ये देखा गया कि डिफ्लेक्शन, अब कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं। बस समझना, हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे कंटिन्यू इसको दबा करके छोड़ दे रहे हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे दबा करके हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये देखा गया कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। कैसे समझना, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे बना करके आप लिखोगे तो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। अच्छा, अब जो है जब दबाया गया था, मतलब बात समझना, जब दबाया गया था, जब दबा करके जब छोड़ दिया गया, मतलब ऐसे जब अभी दबाए हुए हमने रखा है, तो देखा गया कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला। जब उसको रिलीज किया, की को हमने जब रिलीज किया, तो उस समय फिर जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ना, वो फिर से एक डिफ्लेक्शन शो किया, बहुत ही फिर से शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन इस बार जो उसकी डायरेक्शन थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। क्या समझ रहे हो? जो डायरेक्शन थी, क्या देखी गई कि जब पहले केस में जब दबा करके छोड़ा गया, तो मान लो इस डायरेक्शन में आया। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। ये ऐसे देखो, ऐसे किए, ऐसे समझो कि ये इसको ऐसे दबाया और ये ऐसे ऐसे दबाया, ये ऐसे है ना, ऐसे होकर के ऐसे फिर से वापस आ गया। मान लो ये आपका वो है, मतलब एक निडल है गैल्वेनोमीटर का, ऐसे दबाया, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के वापस ऐसे आ गया। फिर दूसरे केस में हमने दबाए रखा, इसको ऐसे दबाए रखा, मतलब दबाने का मतलब क्या है कि इसको इसमें ऐसे मिला दिया। ठीक है, मिला दिया, तो ये देखा गया कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक, अब जब दबा करके जब छोड़ने के बाद जब इसको जब छोड़ा गया, तो सोचो जब छोड़ा गया होगा तो देखो इसकी करंट क्या हो रही होगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही होगी। तो जब करंट डिक्रीज हो रही होगी, तो अब करंट डिक्रीज होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो एक डिफ्लेक्शन तो आया, लेकिन कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे इस तरह, है ना, ऐसे डिफ्लेक्शन आया और फिर से वापस डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ और फिर से वापस ऐसे आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम ये कह सकते हैं ना कि बिना रिलेटिव मोशन कराए, देखो हमने कहा कोई रिलेटिव मोशन कराया है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, और बिना रिलेटिव मोशन कराए हम इसको इंड्यूस्ड करंट को हम प्रोड्यूस करा पा रहे हैं। यही तो है। चलो, इतनी बात क्लियर है ना? तो इसका समरी समझ लो कि आखिर ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। फिर से तो हमने कहा कि भाई जैसे ही हमने इस की को इससे क्या किया, टच किया, है ना, तो अब इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगा। तो अब करंट प्रोड्यूस होने का मतलब है कि इसके चारों तरफ क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट हो रही होगी। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, समझ रहे हो, मतलब करंट जब प्रोड्यूस हुआ होगा तो क्या होगा कि एक सर्टेन नंबर ऑफ क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इसके चारों तरफ ऐसे फैली होंगी। अब उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वेरी होने की वजह से, देखो शॉर्ट टर्म के लिए क्यों हुआ था, ऐसे 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 गया, ऐसे टूक से ऐसे फिर वापस आ गया, है ना, इस तरीके से ऐसे वापस आ गया। तो जब इनिशियली जब करंट इसमें गई होगी, तो मान लो ऐसे 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 ये जाना ऐसे स्टार्ट किया होगा, है ना। ठीक है, अब जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा भी आया होगा जब फाइनली जो है एक यूनिफॉर्म वे में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करने लगी हुई। लेकिन जब स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, मान लो पहला फ्लक्स आया, दूसरा फ्लक्स आया, तीसरा फ्लक्स आया, तो एक चेंजेस मिला होगा उसको तुरंत चेंजेस मिला, और चेंजेस मिल करके वो फिर कांस्टेंट हो गया, इसलिए फिर डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, बंद हो गया। दूसरे वाले केस में हमने कहा कि ठीक है, अब हम इसको सटाए रख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, अब जो मैग्नेटिक, अब फिर हमारा मतलब ये क्या हुआ, देखो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। तो अब ये भी हमारा कोई जो डिफ्लेक्शन है वो शो नहीं किया, डिफ्लेक्शन नहीं शो किया।
अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इस की को फिर से हमने रिलीज किया, हटा दिया, इस पे से हमने हाथ और क्या कर दिया अपना, हटा दिया। तो अब करंट, अब इस वाले कॉइल में करंट क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। करंट में कॉइल क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो अब अगर देखो करंट अगर डिक्रीज हो रही होगी, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। समझ रहे हो ना। तो उसी डिक्रीमेंट की वजह से एक बार जो हमारा जो ये जो गैल्वेनोमीटर, अब देखो अब डिक्रीज हो रहा है, पहले में क्या हुआ था, मान लो इंक्रीज हुआ था, तो मान लो इंक्रीज वाले में इस तरफ चला गया, वो हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे किधर किधर की तरफ जा रहा है, वो बात की बात है। तो स्टार्टिंग में जब करंट जब इंक्रीज होना जब स्टार्ट हुआ होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से बढ़ा होगा, तो बढ़ने का मतलब है चेंज हुआ, चेंज होने का मतलब है कि डिफ्लेक्शन, तो इस डायरेक्शन में। अब हमने इसको रिलीज कर दिया, हटा दिया, यहाँ से हमने ये चीज़ हटा दी, तो अब करंट की अमाउंट कम हो रही होगी। करंट की अमाउंट कम होने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो कम होने का मतलब है कि अब मान लो डिफ्लेक्शन जस्ट उसके अपोजिट वाले में होगा ना भाई, दोनों तो एक तरफ नहीं हो सकता, एक बार इंक्रीज होने पर इस तरफ, डिक्रीज होने पर इस तरफ। वो हम बताएंगे भाई, वो जो जब अपने जब लेंज सर आएंगे तो वो बताएंगे कि हाँ देखो ऐसे बच्चा ये वो है, ठीक है ना। आ रही बात में, तो यही ओवरऑल हमारा जो है कॉन्सेप्ट है फैराडेज एक्सपेरिमेंट का, है ना। इसी का यूज हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। सरप्राइज मत हो जाना, ठीक है। तो भी हम लोग पढ़ेंगे ना ट्रांसफार्मर के बारे में, तो मस्त एकदम पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात। तो ये फैराडे ही भाई साहब थे, और हेनरी जो हमारे सर थे, दादा कह लो, चचा कह लो, जो भी कह लो, है ना। तो उन्होंने ही ये सब सारी चीज़ें जो है हमें दी हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। इनके बिना जो है आज का जो दुनिया है ना, आप जो ऐसे देख रहे हो ना, आप जो अभी जिस मोबाइल में भी आप देख रहे हो ना, इस फ़ोन को चार्ज करके अपने इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये पॉसिबल नहीं था बिना इनके। समझ लो 1800 की बात है, 1831, मैंने आपको ये बताया ना, 1831 की बात है। फिर 2 साल बाद जो है, 3 साल बाद जो है, वो 2 साल बाद फिर वो आए लेंज आए, उन्होंने डायरेक्शन बता दिया, तो उनका भी नाम आ गया, है ना। कि फैराडे के फिर 2 लॉ बन गए, एक हमारा फैराडे मतलब सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉज बन गए, एक हमारा बन गया फैराडेज लॉ और एक हमारा बन गया लेंज लॉ। बताओ, देखो उन्होंने बस केवल डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन की वजह से उनका नाम आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ, कितने लॉ, 2 लॉ, एक आपका फैराडेज लॉ, एक आपका लेंज लॉ, है ना। और हेनरी कहाँ चले गए पता नहीं। हेनरी भाई साहब आपको वहाँ मिलेंगे, भाई साहब नहीं, क्या है भाई साहब तो नहीं लगे ना, दादा परदादा ग्रैंड 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 फादर लगेंगे। तो जो हेनरी हैं, है ना, वो आपको मिलेंगे अल्टरनेटिंग करंट्स वाले में, ठीक है। खूब वो आपको हेनरी 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 खूब हेनरी हेनरी बताएंगे, इतना हेनरी बताएंगे कि आप हेनरी से परेशान हो जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे फिनिश किया जाए क्या, या फिर इसके आगे का भी पार्ट बता दिया जाए। अच्छा, नोट्स भी अपलोड करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिलहाल बच्चे देखो यहीं तक रखते हैं, आप जैसा भी होगा कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। ये बहुत कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है होता है भैया दूसरे को देख करके अपने पैर पे खुद पे क्या कर लेना, कुल्हाड़ी मार लेना, या फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब उनसे प्रेरणा लेना, ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन लेना, है ना। तो इंस्पिरेशन लेने का रीज़न क्या है, ये एक इनविजिबल जो है ना, एक इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। जैसे आप किसी के पास चाहते हो ना, भैया मेरे को इंस्पिरेशन दो, हैं, तो इंस्पिरेशन वो तभी काम आता है जब आपका मूड मतलब चलेगा से, सुबह उठा नहीं चलेगा से, हाँ भैया मेरे को इंस्पिरेशन दो, मतलब सुबह उठने का मतलब यूट्यूब वाला चालू करके देख लिए। तो इंस्पिरेशन काम तभी आता है बच्चे जब आपका क्या हो, मूड हो उस चीज़ को करने का, ठीक है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और सर दे दो मेरे को इंस्पिरेशन दे दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।